हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और आप सबकी पढ़ाई बहुत बेहतरीन चल रही होगी। मैं कृष्णा सर आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है यूनिक स्टडी विद कृष्णा में। तो बच्चों, हमने 50 दिन 50 मैराथन सीरीज साइंस का स्टार्ट कर दिया है। इसमें एक लेक्चर हम लोग ले चुके हैं जिसमें आपको बताए थे फिजिक्स की परिभाषा क्या होती है। बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग समझे होंगे। फिर फिजिक्स की परिभाषा के बाद हमने बताया था दीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, बताया था प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के गुण बताए थे, 5-6 गुण बताए थे, ठीक है। और उसके बाद फिर हमने अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था उसके बारे में पढ़ा था, प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश के परावर्तन के नियम। यहाँ तक हम लोग स्टडी कर चुके हैं। तो आज इस 50 दिन 50 मैराथन सीरीज का लेक्चर नंबर फर्स्ट होगा, वो भी किसका, साइंस का। तो हमने स्टार्ट किया हुआ है, आपको बताया था कि हमारा जो साइंस होता है वो 3 भागों में बांटा गया है, एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री, एक बायोलॉजी, ठीक। तो हमने सबसे पहले जो फिजिक्स वाला पोर्शन है उसी को स्टार्ट किया हुआ है। आप यहाँ से बिल्कुल बढ़िया से शुरू कर सकते हैं। तो अध्याय नंबर 9 है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो अभी हमने प्रकाश के परावर्तन के बारे में जाना। अब ये इस चैप्टर का भाग नंबर 2 है, ठीक। तो आइए बच्चा लोग, हम लोग समझते हैं एकदम बढ़िया से प्रकाश किरण क्या होता है, प्रकाश किरण पुंज क्या होता है, प्रकाश किरण पुंज के कितने प्रकार होते हैं। फिर उसके बाद हम लोग समझेंगे दर्पण क्या होता है, दर्पण के कितने प्रकार होते हैं, कैसे प्रतिबिंब बनता है, सारी चीजें इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आइए समझते हैं प्रकाश किरण होता क्या है। देखिए, प्रकाश जिस रास्ते से होकर गुजरती है उस पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। क्या मतलब हुआ, प्रकाश जिस रास्ते से होके गुजरती है उस पथ को क्या कहते हैं, प्रकाश किरण कहते हैं। अब समझिए प्रकाश किरण पुंज क्या होता है। प्रकाश किरण पुंज यानी जो किरणों का समूह होता है, बहुत सारे प्रकाश एक साथ गुजरेंगे तो उस समूह को क्या कहेंगे, प्रकाश किरण पुंज। वो टोटल 3 तरीके के होते हैं, उसको आगे वाले में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रकाश किरण क्या होता है। प्रकाश जिस सरल रेखा से गमन करता है, प्रकाश जिस सरल रेखा से गमन करता है उस पथ को क्या कहते हैं, प्रकाश किरण कहते हैं, प्रकाश किरण कहते हैं। जैसे बच्चा लोग प्रकाश किरण आप देखे होंगे, सभी लोग टार्च जलाए होंगे, सबके घर पे टार्च होगा। तो जब टार्च मारते होंगे फोकस सन यदि सीधे जाता होगा तो एक रेखा बनाती होगी, बनाती है ना। तो उसी को क्या बोलते हैं, प्रकाश किरण। जैसे यहाँ पे इस तरीके से ये प्रकाश किरण है, ठीक। अब मान लेते हैं ये प्रकाश किरण जा रही है, इधर आ रही है कोई, ये भी प्रकाश किरण है, ठीक। अब इधर जाने लगी है, ये भी क्या है, प्रकाश किरण है। यानी प्रकाश जिस रेखा से होके गुजरती है वही क्या कहलाती है, प्रकाश किरण। अब समझते हैं प्रकाश किरण पुंज क्या होता है। प्रकाश किरणों के समूह को, प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं, ठीक। ये छोटा छोटा डिफिनेशन है, एग्जाम में नहीं आएगा लेकिन बेस बनाने के लिए इसको पढ़ना पड़ता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ से एक प्रकाश इधर जा रही है, ठीक। एक प्रकाश फिर से जा रही है, एक प्रकाश और जा रही है, एक प्रकाश ऊपर से जा रही है। तो कई सारे क्या हो गए, प्रकाश किरणों के समूह हो गए। अब मान लेते हैं यहाँ से अब टार्च मारे, आधा रोशनी इधर गई, फिर इधर भी उसकी रोशनी गई, फिर इधर भी गया, इधर भी गया, है ना। इस तरीके से ये क्या हो गया। अभी मान लेते हैं यहाँ पे है, ऐसे है, ठीक। तो यानी कि ये किरणों का क्या है, बहुत सारा समूह है। ये सभी अगर सिर्फ एक की बात किया जाए तो ये सिर्फ एक किरण है, ये भी एक किरण है, ये भी एक किरण है, ये भी एक किरण है, और सबको मिला दिया जाए क्या हो गया, किरणों का समूह हो गया। आई बात समझ में। अब जा रही है तो आती हुई भी तो प्रकाश आ सकती है, यानी कि किसी एक बिंदु पे इस तरीके से आए, यहाँ से एक बिंदु पे आए, ठीक। ये भी क्या है, प्रकाश किरण पुंज है ना। तो हमको दिख रहा है कि प्रकाश किरण पुंज कई प्रकार के होते हैं। तो आइए समझते हैं प्रकाश किरण पुंज के प्रकार। लिखिए प्रकाश किरण पुंज के प्रकार। तो यहाँ लिखते हैं
प्रकाश किरण पुंज। प्रकाश किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला कौन सा है? पहला अभिसारी, अभिसारी अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। अभिसारी प्रकाश किरण पुंज, ठीक। इसको इस पेन से लिखते हैं, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। अब हम लोग समझते हैं अभिसारी प्रकाश किरण पुंज क्या होता है। जब प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु से होकर गुजरती हैं तो वही क्या कहलाती हैं? अभिसारी। आई बात समझ में? जैसे देखो, मान लेते हैं यहाँ पे ये क्या है? प्रकाश है, ठीक। अब ये किसी एक बिंदु पे आके क्या हो? ये मिलती हो। जैसे यहाँ पे आया, ये भी यहाँ पे आया, और इधर से प्रकाश जा रहा है, ये भी इधर यहाँ पे आया, ठीक। अब इधर से प्रकाश आ रहा है, ये भी यहाँ पे आ रहा है, इधर से भी प्रकाश आए। यानी कि क्या हो रहा है? इसी बिंदु पे जो प्रकाश है, चारों दिशाओं से, अलग अलग दिशाओं से क्या हो रही है? प्रकाश किसी एक बिंदु पे आके मिल रही है। उसी को बोलते हैं क्या? अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। अब इसका परिभाषा लिख लेते हैं। जब प्रकाश किरणें किसी एक बिंदु पर, जब प्रकाश किरणें किसी एक बिंदु पर आकर मिलती हैं, एक बिंदु पर आकर मिलती हैं, तो उसे अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। आई बात समझ में? जब प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर सभी दिशाओं से आके मिलती हैं तो वही क्या होता है? अभिसारी प्रकाश किरण पुंज होता है। अभिसरित होती है। अभी का मतलब होता है किसी एक जगह पे आके मिलना, ठीक है। अभी देखो, अब एक खुद आएगा, अगला अपसरित, यानी वो फैलेंगी एक बिंदु से चारों दिशाओं में, इस तरीके से फैल जाएंगी, वो अपसरित हो जाएंगे, ठीक है। तो अब इसको आप लोग लिख लिए होंगे, स्क्रीनशॉट मारिए। अब इसको हम मिटाते हैं। अब दूसरा लिखते हैं, पहला प्रकार हो गया, दूसरा प्रकार लिखते हैं अपसरित, अपसारी लिख देते हैं। अभिसारी हो गया, एक अपसारी प्रकाश किरण पुंज, अपसारी प्रकाश किरण पुंज, ठीक। अब ये इसको समझते हैं, अपसारी प्रकाश किरण पुंज होता क्या है। जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से अलग अलग दिशाओं में फैल जाती हैं तो वही क्या होता है? अपसारी प्रकाश किरण पुंज होता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एक बिंदु है, इस बिंदु से प्रकाश इधर चला गया, प्रकाश इधर चला गया, प्रकाश इधर चला गया, प्रकाश इधर चला गया, प्रकाश इधर चला गया। एक ही बिंदु से क्या हो रही है? प्रकाश सभी दिशाओं में फैल जा रही है, तो उसी को बोला जाता है क्या? तीर। देखिए, तीर एकदम कमाल करता है। इधर का मतलब है तीर इधर आ रहा है ना। तीर को इस आपको समझना है। इस तीर का मतलब है कि ये इधर आ रहा है, बिंदु पे आ रहा है। इधर तीर है तो यानी कि इस बिंदु से वो जा रहा है। अब जा रहा है तो अपसरित हो रहा है, यानी फैल रहा है, ठीक है। इसी को बोलते हैं अपसारी प्रकाश किरण पुंज। अब लिखेंगे, जब प्रकाश किरणें एक बिंदु से किसी एक बिंदु से, लिखें, किरणें किसी एक बिंदु से सभी दिशाओं में
जाती हैं, जाती हैं या फैल जाती हैं तो उसे अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। यानी ये कौन सा है? अपसारी प्रकाश किरण पुंज है। ये क्या हो रहा है? एक बिंदु से सभी दिशाओं में फैल जा रहा है। अब जो तीसरा किरण पुंज है उसको समझते हैं। तीसरा किरण पुंज इसी में बना देते हैं। तीसरा है समांतर किरण पुंज। कौन सा है? तीसरा है समांतर, समांतर किरण पुंज। समांतर से नंबर से पता चल रहा है, यानी क्या होंगी? सभी किरणें एक दूसरे के समांतर होंगी। जब प्रकाश किरणें, जब प्रकाश, सभी प्रकाश किरणें, प्रकाश किरणें एक दूसरे के, एक दूसरे के समांतर होती हैं, एक दूसरे के समांतर होती हैं, एक दूसरे के समांतर होती हैं तो उसे समांतर, तो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। कैसा किरण पुंज? समांतर किरण पुंज कहते हैं। जैसे आप समझिए, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एक किरण है, इसी के समांतर एक किरण और 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 है। अभी देखिए ये थोड़ा सा नजदीक हो गया, है ना? अब समझिए समांतर होता क्या है। समांतर का मतलब होता है कोई भी दो रेखाएं, चाहे कितनों आगे बढ़ाइए चाहे कितनों पीछे बढ़ाइए, उनके बीच की दूरी हर जगह क्या रहती है? समान रहती है। यही क्या होते हैं? समांतर होते हैं। ठीक है। अब ये समांतर किरण पुंज है, यानी कि ये कहीं भी नहीं मिलेगा, इनके बीच की दूरी हमेशा क्या होगी? समान होगी। कई सारे एक तरीके से समझो, जैसे आप रामायण देखे होंगे तो रामायण में जब राम मारते हैं तीर धनुष, ये एक लाइन एक तीर में से सक सक 10-12 ठो निकल जाता है। ठीक है। और वो सभी समांतर जाते हैं, है ना? वही है, एक तरीके से समझो तीर का मतलब किरण यहाँ पे है। आई बात समझ में? उससे ज्यादा आप लोगों को अनुभव होगा। जब छोटे छोटे थे तो आप लोग देखते थे कि नहीं, एक के साथे 10 ठो तीर निकलता था, वो भी इस समांतर जाता था इस तरीके से। आई बात समझ में? यही है समांतर किरण पुंज। चलिए इसको मिटा देते हैं, फिर इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं अगला जो टॉपिक है दर्पण। ठीक, इसको मिटाते हैं। चलिए बच्चों, अब हम लोग जो अगला टॉपिक पढ़ेंगे वो है क्या? दर्पण। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है दर्पण। अब समझते हैं दर्पण होता क्या है। सभी लोग देखे होंगे, घर में शीशा देखे होंगे। शीशा को आज ही जाके तोड़ के एक्सपेरिमेंट करिएगा, तोड़िएगा मत, नहीं तो बहुत मार खाएंगे। अब कभी टूटा होगा तो उसमें जब प्लास्टिकवा निकल जाता है तो शीशवा को देखते हैं, पीछवा लाल कलर का पोता हुआ कुछ रहता है। आई बात समझ में? तो देखिए दर्पण होता क्या है, आपको समझाते हैं। मान लेते हैं कोई चिकनी कांच की प्लेट ले लीजिए, उसके एक तरफ चांदी अथवा पारे का कलई लगा दीजिए, कलई बोला जाता है। ठीक है, उसी को लाल ऑक्साइड भी कहा जाता है। उसको एक तरफ पोत दीजिए तथा दूसरा तल क्या हो जाएगा? परावर्तक तल हो जाएगा, जिस तरफ आपका चेहरा दिखेगा, है ना? तो वही क्या कहलाता है? दर्पण। जैसे कि मान लेते हैं ये आपका दर्पण है, अभी पीछे क्या है? कलई वलई पोता गया है। अगर नहीं पोता गया रहता तो आपको दोनों तरफ दिखता, आपको चेहरा नहीं दिखता, तो शीशा हो जाता, कांच हो जाता। ठीक, अब एक तरफ पोत दिया गया तो ही आपका क्या हो गया? दर्पण। तो समझते हैं दर्पण क्या होता है, और दर्पण के प्रकार हम लोग पढ़ेंगे। एक होता है गोली दर्पण, एक होता है समतल दर्पण। दर्पण के प्रकार, दर्पण देखिए किसी चिकनी प्लेट सतह, किसी चिकनी सतह जैसे कांच की प्लेट, कांच की प्लेट पर एक तरफ, एक तरफ
चांदी अथवा पारे की कलई, कलई बोला जाता है, कनई न लिख दिया, कलई, ठीक, लगी हो, लगी हो तथा दूसरा तल, दूसरा तल कैसा हो, परावर्तक तल हो। परावर्तक का मतलब प्रकाश आए वापस चला जाए, ठीक, दूसरा तल परावर्तक तल हो, ठीक, उसे क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। अब परावर्तन, परावर्तन ना हो तब वो क्या हो जाएगा, शीशा हो जाएगा, ठीक है। दर्पण और शीशा में अंतर समझ में आ रहा है, उसे दर्पण कहते हैं, वो कांच हो जाएगा, ठीक है। जैसे अब समझिए, जैसे मान लेते हैं ये आपका एक शीशा है, अभी ये आपका एक क्या है, शीशा है। एक तरफा इसे क्या कर दीजिए, पॉलिश अथवा कलई कर दीजिए, ठीक है। अब दूसरे तरफ आप यहीं खड़े हो जाएंगे तो आपका चेहरा दिखने लगेगा, दिखेगा कि नहीं, अगर आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, आपका चेहरा दिखने लगेगा इस शीशे में। कैसे दिख रहा है, परावर्तन हो रहा है, यानी शीशा पड़ रहा है, वापस आ रहा है। आई बात समझ में। और अगर नहीं लगा रहता तो चेहरा नहीं दिखता, इस बगल का जो भी वस्तु रहता वो दिखने लगता, ठीक है। तो वही क्या होता है, दर्पण। एक इस तरीके का दर्पण हो गया, एक आपका होता है गोली दर्पण। एक क्या होता है, गोली दर्पण। गोली दर्पण वो मान लीजिए यहाँ से काट दीजिए, यहाँ से काट दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ना, इस तरीके से। तो इसमें क्या करिए, ऐसे यहाँ भी पॉलिश अथवा कलई लगा देंगे, तो ये एक ठो कहलाएगा अवतल दर्पण। और क्या करिए, यहाँ भी पॉलिश अथवा कलई लगा दीजिए, ठीक है। नहीं, ये उत्तल कहलाएगा, ये अवतल दर्पण कहलाएगा। तो इस तरीके से ये सभी के सभी क्या है, दर्पण है। यानी एक तरफ क्या रहेगा, एकदम पॉलिश लगा दीजिए, और दूसरी तरफ परावर्तक तल रहे, जिधर आप चेहरा वगैरह देखते हैं, ठीक, वही क्या कहलाता है, दर्पण। अब हम लोग समझते हैं दर्पण के प्रकार। दर्पण के प्रकार देखिए, दर्पण के प्रकार, तो दर्पण टोटल कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। एक होता है समतल दर्पण, और एक होता है कौन सा, गोलीय दर्पण। एक कौन सा होता है, गोलीय दर्पण। आई बात समझ में। अब फिर जब गोलीय दर्पण आप पढ़ोगे तो गोलीय दर्पण भी दो प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक होता है उत्तल दर्पण, एक कौन सा होता है, उत्तल दर्पण, एक होता है अवतल दर्पण। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, इसी के बारे में हम लोग बहुत डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। अवतल दर्पण, ये है दर्पण के प्रकार। आई बात समझ में। अब हम लोग पढ़ते हैं समतल दर्पण, ठीक। दर्पण कितने प्रकार का होता है, दर्पण दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा है, पहला है समतल दर्पण। पहला कौन सा है बच्चा लोग, समतल दर्पण। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता ही नहीं है, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। अब समतल दर्पण होता क्या है, जैसे मान लेते हैं एक दर्पण है इस तरीके से, एक सीधी, ठीक। अब यहाँ पे एक तरफ इसके पॉलिश अथवा कलई लगा दीजिए, और एक तरफ इसका वस्तु रहे, इधर वस्तु है, मान लेते हैं यहाँ पे इतना बड़ा वस्तु है, ठीक। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे। कितना दूर, जितना दूर है ये उतने दूर इधर बनेगा, ठीक है, यहाँ पे बनेगा। और कैसा बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा। अभी आपको बताया नहीं ना है प्रतिबिंब क्या होता है, अभी बस समझिए। और कितना बड़ा, जितना बड़ा ये वस्तु है और बड़ा हो गया, वस्तु के बराबर बनता है, आभासी बनता है और सीधा बनता है। और दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो कैसी होती है, अनंत होती है। आई बात समझ में। अभी आपको प्रतिबिंब के बारे में बताया नहीं है। जो प्रतिबिंब होता है हमारा वो कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। एक वो आभासी प्रतिबिंब होता है, एक वास्तविक प्रतिबिंब होता है।
आई बात समझ में? अब समझिए, ये समतल दर्पण है। लिखिए समतल दर्पण का, चलिए इसको मिटा देते हैं, परिभाषा लिख के तुरंत हम तैयार करते हैं। चलिए बच्चे लोग, इस समतल दर्पण का छोटा सा परिभाषा देख लीजिए क्या है। समतल दर्पण नियमित रूप से प्रकाश का परावर्तन करने वाली समतल पालिशदार चिकनी सतह को क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। यानी कि ये आपका क्या है? एक दर्पण है, ठीक है। एक तरफ परावर्तक तल है और दूसरी तरफ हम क्या किए हैं? चांदी अथवा पारे की कलई लगा दिए हैं, ताकि दूसरे तरफ वाला आपको न दिखे। आप क्या करो, इसी पे आपका प्रतिबिंब बने, ठीक है। तो हम समझते हैं, मान लेते हैं ये वस्तु ए भी है, तो यहाँ प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बना, ठीक है। और कैसा बना? आभासी बना, यानी दर्पण से जस्ट पीछे नहीं बना। वो लगेगा कि शीशा के अंदर बना है, ठीक है, लेकिन जब उसके पीछे में जाके ऐसे टच करेंगे तो कुछ नहीं रहेगा, उसी शीशे में बन रहा है, ठीक। आपका प्रतिबिंब आभासी बनता है और वस्तु के बराबर बनता है। जितना बड़ा वस्तु है और उतने बड़ा ये भी बनता है। यानी जितना दूर दर्पण से ये वस्तु खड़ा है, उतने दूर दर्पण के पीछे वो प्रतिबिंब बनता है। आई बात समझ में? तो हम लोग समझते हैं, समतल दर्पण में, समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी सीधा। कैसा बनता है? आभासी सीधा बनता है और पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। अभी नहीं समझोगे आप लोग, पार्श्विक रूप से, पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है, उल्टा बनता है। जैसे बाबू समझो, जैसे मान लो यहाँ हम दर्पण के सामने खड़े हैं, ठीक है। तो जो मेरा प्रतिबिंब बनेगा, सर ऊपर से है तो सर ऊपर ही दर्पण में दिखेगा, आई बात समझ में? और पैर नीचे है तो पैर नीचे ही दिखेगा। लेकिन जो मेरा लेफ्ट हैंड है वो राइट हैंड की तरफ दिखने लगेगा, और जो राइट हैंड है वो लेफ्ट हैंड की तरफ दिखने लगेगा, ठीक है। जैसे कोई अक्षर आप लिख के देख सकते हैं, तो कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा, यानी इस तरीके से। जो इधर वाला है वो इधर बन जाएगा और जो इधर वाला है वो इधर बन जाएगा, ठीक। आई बात समझ में? ये दर्पण है, लेकिन ऊपर से ऊपर वाला नीचे नहीं बनेगा, ऊपर वाला ऊपर ही रहेगा, नीचे वाला नीचे, लेफ्ट वाला राइट में बन जाएगा। यही होता है पार्श्विक रूप से उल्टा, लेकिन जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो बिल्कुल सीधा रहेगा, ठीक। आई बात समझ में? पार्श्विक रूप से उल्टा। चलो, अब ये एक आकार में कैसा बनता है? तथा आकार में, तथा आकार में वस्तु के बराबर बनता है, वस्तु के बराबर बनता है, वस्तु के बराबर उतनी ही दूरी पर, उतनी ही दूरी पर, उतनी ही दूरी पे बनता है जितना वस्तु दर्पण से दूर है, जितना कि वस्तु दर्पण से दूर है, ठीक है। जितनी दूरी पे है उतनी ही दूरी पे बनेगा। कैसा बनेगा? वस्तु के बराबर बनेगा। यहाँ लिख देते हैं, आकार वस्तु के बराबर दर्पण के पीछे। कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे। और आकार में वस्तु के बराबर उतनी ही दूरी पर बनता है जितना वस्तु दर्पण से दूर खड़ा है, ठीक है। अब आगे एक लाइन और लिख लीजिए, जो समतल दर्पण होता है, समतल दर्पण, कौन सा दर्पण? समतल दर्पण की फोकस दूरी, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। कितनी होती है? अनंत होती है, अनंत होती है। कैसे पता चलेगा अनंत होती है? प्रेम पोखरा के मेला किया गया है, आप लोग जाएंगे देखेंगे तो वहाँ पे 2 ठो शीशा लगा हुआ है। उसके बाद फिर अंदर देखेंगे हजारों आपको मूर्ति दिखाई देगा। 2 ठो मूर्ति है, उसमें क्या है, दोनों तरफ शीशे हैं। फिर हजारों उसकी क्या है, मूर्तियाँ दिखाई देंगी, लाखों। आपको अंदाजा ही नहीं होगा, छोटा सा घर ही है, ठीक है।
तो उसकी क्या है, फोकस दूरी बहुत अनंत है, इस वजह से ऐसा होता है। अब हम लोग समझते हैं दूसरा जो दर्पण है, जो मेन दर्पण है, उसी को हम लोग समझते हैं। इसको आप लोग क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई बात समझ में? स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अगला पढ़ाते हैं। ये समय आप लोगों का बच जाए, इसी वजह से ज़्यादातर हम कोशिश करते हैं कि मिटाते वक्त आप वीडियो को रोक दें और उसके बाद फिर लिख दें परिभाषा, फिर आगे समझिए। अब समझिए गोली दर्पण। कौन सा दर्पण? गोली दर्पण। गोलीय दूसरा प्रकार है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण। अब गोली दर्पण का इसका क्या मतलब? समतल दर्पण मतलब ऐसे सीधे समतल था। अब गोली दर्पण मान लेते हैं कोई बहुत बड़ा कांच का टुकड़ा है, ठीक है, उसी में से गोल के काट लीजिए। कैसा? ऐसे गोल के काट लीजिए। आई बात समझ में? गोल का काट लीजिए। अब ये कैसा रहे? खोखला रहे। जैसे कहने का मतलब है, एक गेंदा होता है, एक चूड़ी होती है। आई बात समझ में? तो चूड़ी क्या है? खोखला है, और गेंदा क्या है? चारों तरफ से घिरा हुआ है, तो घिरा हुआ ना रहे। आई बात? अब देखिए समझिए, तो इस तरीके से कांच का एक खोखला गोला ले लीजिए, उसको काट दीजिए, तो और ये इसका शेप कैसा रहेगा? गोली गोल रहेगा, तो ये क्या कहलाएगा? गोली दर्पण। अब इसको क्या करिए, यहाँ से काट दीजिए, इसे एक भाग यहाँ कर दीजिए, ऐसे एक भाग यहाँ कर दीजिए। अब दोनों को थोड़ा दूर रखिए, हाई वाला यहाँ लाइए, तो ई वाला जब आएगा है इतना। आई बात समझ में? ये वाला यहाँ लाइए, गोली दर्पण से काट के, और एक गोली दर्पण से काट के यहाँ लाइए, ठीक। अभी कलाई वाली बाद में लगाएंगे। अब दो प्रकार का दर्पण आपको दिख गया, तो क्या करेंगे, एक में अंदर से कलई लगा देंगे, एक में क्या करेंगे, अंदर से कलई लगा देंगे। इसका चांदी अथवा पारे का, ठीक, कलई लगाएंगे। एक में क्या करेंगे, बाहर से कलई लगा देंगे। बिल्कुल आप ध्यान से समझिए जो हो रहा है, अभी आपको लास्ट में पूरा कहानी समझ में आ जाएगा। अगर हड़बड़ाएंगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा। आई बात समझ में? जो हम बता रहे हैं उसको ध्यान से समझिए। तो अभी ये क्या है, जब इसको काट दिए, एक भाग इधर कर दिए, एक भाग इधर कर दिए, इसी गोली दर्पण को, तो एक अंदर की भाग को क्या कर दिए, कलई लगा दिए, तो इसका परावर्तक तल बाहर की तरफ हो गया। तो ये कौन सा दर्पण कहलाएगा? ये उत्तल दर्पण कहलाएगा। और अगर मान लेते हैं बाहर की तरफ कलई लगा दी, इसका परावर्तक तल अंदर की तरफ हो गया, तो क्या कहलाएगा? अवतल दर्पण कहलाएगा। परावर्तक तल का मतलब होता है जिधर प्रकाश आए और वो रिटर्न चला जाए, ठीक है, वही परावर्तक तल है। तो अब समझते हैं गोली दर्पण की परिभाषा क्या होता है। लिखिए, गोली दर्पण, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, जिस खोखले गोले का भाग होता है, भाग होता है, उसके एक पृष्ठ पर, उसके एक पृष्ठ पर चांदी अथवा पारे की, चांदी अथवा पारे की कलई लगी हो, तथा दूसरा पृष्ठ, दूसरा पृष्ठ क्या हो, परावर्तक तल हो, परावर्तक तल हो, परावर्तक तल हो, क्या कहलाता है बच्चा लोग? गोलीय दर्पण कहलाता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। जैसे समझिए, एक ठो ऐसे गोल के क्या करिए, कांच का टुकड़ा लेके आइए गोल का, आप पीछवा क्या करिए, पोत दीजिए, चांदी अथवा पारे की कलई लगा दीजिए। उसके बाद फिर एक तरफ दूसरे के तरफ हो क्या होगा, प्रकाश आएगा जाएगा, वहां पे आपका प्रतिबिंब भी दिखेगा। तो वही कह रहे हैं कि दूसरे तरफ परावर्तक तल रहेगा और एक तरफ चांदी अथवा पारे की कलई लगी हुई हो, और वो खोखला गोला हो, ठीक, उसी को बोलते हैं गोलीय दर्पण।
अब जैसे ये है गोली दर्पण, जैसे मान लेते हैं ये पूरा का पूरा गोली दर्पण है, इसके जो पीछे वाला साइड है इसे लग रहा है जैसे ये फिगर कौन सा है, ये 3D फिगर है, तो आपको इस व्हाइट बोर्ड पे नहीं बना पाएंगे। ठीक है, जैसे मान लेते हैं पीछे में एकदम कलई लग गया हो बढ़िया से, और जो उसका दूसरे तरफ वाला साइडिया है उस पे क्या हो, बिल्कुल सादा हो, और उस पे परावर्तक तल हो, यानी प्रकाश आए और जाए, परावर्तन की घटना होती रहे, प्रतिबिंब प्रतिबिंब बनता रहे, वही कहलाता है गोली दर्पण। अब गोली दर्पण को हम क्या किए, गोली दर्पण को बताए हैं दो प्रकार के होते हैं। ये आपका गोली दर्पण था, यहाँ से काटे इसको अलग कर दिए, फिर यहाँ से काटे इसको अलग कर दिए, तो अब हो गया, एक हो गया उत्तल दर्पण। अभी समझाएंगे उत्तल दर्पण क्या होता है। उत्तल दर्पण, इधरिया वाला हो गया आपका अवतल दर्पण, इधरिया वाला क्या हो गया, अवतल दर्पण। अब समझिए उत्तल दर्पण क्या होता है, जिस ऐसा दर्पण, ऐसा गोली दर्पण जिसके दबे हुए भाग पे, ये दबा हुआ भाग है ना, अंदर वाला ये दबा हुआ भाग है, अब बाहर वाला ये क्या है, उभरा हुआ भाग है। ऐसा गोली दर्पण जिसके दबे हुए भाग पर पालिश अथवा कलई लगी हुई हो और उभरा हुआ भाग परावर्तक तल हो, उसी को बोलते हैं क्या, उत्तल दर्पण। अब समझिए ऐसा तल जिसके उभरे हुए भाग पर पालिश अथवा कलई लगी हुई हो तथा दबे परावर्तक तल दबे हुए भाग पर हो। परावर्तक तल का मतलब समझो मेरे बाबू, यानी ऐसे प्रकाश आए, हार जाए बौड़िया चाहे इधर, लेकिन इस बगल ना आ पाए, आई बात समझ में, तो यही होता है परावर्तक तल। जब प्रतिबिंब बनाएंगे तो आपको बहुत बढ़िया समझाएंगे, ठीक है। तो यही होता है उत्तल दर्पण। अब उत्तल दर्पण की परिभाषा लिख लेते हैं, उत्तल दर्पण, ठीक है। देखिए होता क्या है, वह गोली दर्पण, वह गोलीय दर्पण जिसके उभरे दबे हुए भाग पर, दबे हुए भाग पर पालिश अथवा पालिश अथवा कलई, पालिश बोलो या कलई बोलो, लगी हो, लगी हो तथा परावर्तक तल, परावर्तक तल कौन से भाग पर हो, उभरे हुए भाग पर हो, उभरे हुए भाग पर हो, कौन सा दर्पण कहलाता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। ठीक, अब इसका डायग्राम ऑलरेडी बना हुआ है, जैसे देखिए क्या लिखा है, वह गोली दर्पण जिसके दबे हुए भाग पर पालिश अथवा कलई लगी हुई होते हैं, यहाँ पे हम लिख दिए, ये क्या है, लाल ऑक्साइड का, लाल ऑक्साइड बोल सकते हो, या चांदी, चांदी या पारे की कलई, कुछ भी बोल सकते हो आप, ठीक, सबका लगा रहता है। तो यही क्या होता है, और परावर्तक तल यानी कि इधर से इसे प्रकाश आएगा, फिर ये कहीं से जाएगा, आई बात समझ में, तो यही परावर्तक तल है। अब यहाँ पे अगला देखिए, अवतल दर्पण हेडिंग डालेंगे, कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। इसके बारे में लिखते हैं, वह गोली दर्पण, वह गोलीय दर्पण, देखो गोली कहीं कहीं इधर लिख रहे हैं, गोलीय दर्पण जिसके, वह गोली दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर, उभरे हुए भाग पर पालिश अथवा कलई, पालिश अथवा कलई लगी हो, लगी हो तथा परावर्तक तल, परावर्तक तल दबे हुए भाग पर हो, दबे हुए
भाग पर हो, कौन सा दर्पण कहलाता है? अवतल दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण कहलाता है। ठीक। जब आप गोली दर्पण का परिभाषा लिखोगे तो उसके नीचे है डायग्राम बनाओगे, और है जो रंग बिरंगा संसार बना है नहीं बनाना है, ठीक है। फिर कोई से साधन बना देना है। और जो उत्तल दर्पण जब आप लिखोगे उसके नीचे ये डायग्राम बनाओगे, और जब अवतल दर्पण लिखोगे तो उसके नीचे ये डायग्राम बनाओगे। ये परावर्तक तल है, यानी इससे प्रकाश आएगा फिर यार चला जाएगा। ठीक। तो यही आपका क्या है, परावर्तक तल है। और ये उभरे हुए भाग पे परावर्तक तल है, इसमें दबे हुए भाग पर परावर्तक तल है। ठीक। उम्मीद करते हैं आपको ये सब समझ में आया होगा। चलिए इसको नोट करिए, मिटा के हम कुछ अगला वाला पढ़ते हैं। अब गोली दर्पण से संबंधित जितनी परिभाषा है उसको हम लोग पढ़ेंगे। चलिए बच्चा लोग, अब हमने उसको मिटा दिया, अब आगे जो पढ़ना है उसका हेडिंग लिख दिया, अब पढ़ते हैं। लिखा है गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं, यानी कि बहुत छोटी छोटी परिभाषाएं हैं। वक्रता केंद्र क्या है, ध्रुव क्या है, मुख्य अक्ष क्या है, वक्रता त्रिज्या क्या है। आपको बता दें अभी ये तुरंत वाला जो पढ़ाने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, वो इसलिए 1 नंबर 2 नंबर में आपसे जरूर पूछा जाता है ये सब। ठीक है। अगर कुछ नहीं पूछा जाएगा, वक्रता केंद्र के बारे में पूछ लिया जाएगा, या तो फोकस दूरी के बारे में पूछ लिया जाएगा, या तो मुख्य फोकस के बारे में पूछ लिया जाएगा। तो आइए समझते हैं। अभी नीचे और भी पॉइंट हैं लेकिन जगह नहीं है, इतना पहले समझते हैं। मान लेते हैं हम बनाते हैं ये गोली दर्पण, क्या बनाते हैं, एक गोली दर्पण बना दिए। तो ये गोली दर्पण है, तो गोल होगा तो इसका कोई केंद्र होगा, होगा ना। अब अगर मान लेते हैं ये यहाँ से यहाँ मिला दें, और अगर इस पे अंदर की तरफ परावर्तक तल हो गया, इधर अंदर की तरफ, तो ये कौन सा लेंस हो गया, उत्तल लेंस। इसी तरीके से अगर मान लेते हैं इधर हम बना देते हैं परावर्तक, वो जब इसको बनाएंगे अवतल लेंस को, तो परावर्तक तल कहाँ होगा, बाहर की तरफ। कहाँ होगा बच्चा, बाहर की तरफ। ठीक। तो ये यहाँ से ये भी केंद्र है, क्या है, केंद्र है। इसको बोल दिए क्या, अवतल लेंस। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये है अवतल लेंस। और ये क्या लगा है, पॉलिश लगा है या कलई लगा है। ठीक। अंदर क्या है, ये अंदर वाला क्या है, परावर्तक तल है। ये अंदर वाला क्या है, परावर्तक तल। ठीक। अब काट के अलग कर देते हैं तब थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। तो इस गोली दर्पण का जो केंद्र था, गोली दर्पण का जो केंद्र था वही इसका क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र कहलाएगा। ये सी क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र। अब ये जो पूरा का पूरा ये परावर्तक तल है जो बना रहे हैं, तो इसका एक मध्य बिंदु है ना। तो परावर्तक तल के जो मध्य बिंदु है वो पी, उसी को बोलते हैं क्या, ध्रुव। उसी को क्या बोलते हैं, ध्रुव। इसको पी से डिनोट करते हैं, और वक्रता केंद्र को सी से डिनोट करते हैं। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव समझ में आ गया ना। अब समझिए अगला, यहाँ से ध्रुव से और ये वक्रता केंद्र को जो मिलाने वाली रेखा है, एक रेखा बन रही है ना, इधर भी बढ़ा देते हैं। तो एक रेखा मिला रही है किसको, ध्रुव को और वक्रता केंद्र को मिला रही है ना। इसको बोलते हैं क्या, मुख्य अक्ष। इसको क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। अब अगला समझिए, मुख्य अक्ष भी समझ में आ गया। अब आगे क्या है, यहाँ से जितनी भी दूरी मापी जाएगी सब ध्रुव से मापी जाएगी। यहाँ ध्रुव से ये केंद्र तक की दूरी, अगर गोला रहता तो इसकी दूरी त्रिज्या कहलाती, लेकिन यहाँ पे गोला नहीं है, हम दर्पण पढ़ रहे हैं, तो ये वक्रता केंद्र है और इसकी दूरी क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या। इसको आर से डिनोट करेंगे, यही होगी क्या, वक्रता त्रिज्या। अगले लाइन में हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है फोकस, क्या होता है मुख्य फोकस। ठीक है, क्योंकि जब तक किरण नहीं गुजारेंगे तब तक मुख्य फोकस हमको समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है,
मुख्य फोकस पढ़ने से पहले किरण आरेख गुजरने के नियम पढ़ेंगे, तब जाके मुख्य फोकस समझ में आएगा। तो ये चारों चीजें आपको समझ में आया कि नहीं? तो आइए लिखते हैं। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, जिस खोखले गोले का भाग होता है, जिस खोखले गोले का भाग होता है, उसके केंद्र को, यानी इस गोले के केंद्र को क्या कहेंगे? इस दर्पण के लिए वक्रता केंद्र कहेंगे। उस गोले के केंद्र को, केंद्र को क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चा? सी से प्रदर्शित करते हैं। देखो हड़बड़ाओगे नहीं, बहुत आराम से पढ़ोगे तो एक एक चीज बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर होता रहेगा, एक एक चीज समझ में आएगा, है ना। अब आपको समझ में आ गया वक्रता केंद्र। अब हम समझते हैं ध्रुव। तो हमारा जो ये दर्पण था, ये परावर्तक तल आपको बताए थे और लिखे भी हैं, यहाँ लिखे हैं ना परावर्तक तल। तो इसका एक मध्य बिंदु होगा P, वही क्या है? ध्रुव है। तो ध्रुव को बोलते हैं पोल, है ना। तो ये क्या हो गया? परावर्तक दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं? दर्पण का ध्रुव कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। यानी जो इसका मध्य बिंदु है, बीचों बीच वाला, वही ध्रुव कहते हैं। इसे किससे डिनोट करते हैं? इसे P से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। बिल्कुल समझ में आया होगा। अब अगला है मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल लाइन बोलते हैं, मुख्य अक्ष। अब आपको बताएं, ये जो ध्रुव है और ये जो वक्रता केंद्र है, इसको एक रेखा मिला रही है, उसी को बोलते हैं क्या? मुख्य अक्ष। तो लिखिए वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? ये प्रिंसिपल लाइन यही है, ठीक है। अब वक्रता त्रिज्या क्या है? ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। वक्रता त्रिज्या देख लीजिए, ध्रुव से वक्रता केंद्र, ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को, के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। बिल्कुल जिस तरीके से आपको लिखा रहे हैं एक एक लाइन, एकदम नोट से ये समझिए है, आपको नोट्स कहीं खोजने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से आपको लिखा रहे हैं उसी तरीके से लिखिए, एग्जाम में जाके लिख दीजिएगा, चीज़ों को समझिए, है ना। एकदम पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। वो सब फालतू चीज़ें हैं कि PDF से पढ़ो, PDF लो, ये सब लो, कोई पढ़ता वढ़ता नहीं है। बहुत सारी PDF मोबाइल में पड़ी रह जाती हैं। आई बात समझ में? आप क्या करो, खुद से कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और जो जो चीज़ें हम लिखाते हैं उसको हैंड रिटन नोट्स बनाओ, उससे शानदार बच्चा कुछ नहीं होने वाला है।
उसको आप रिवीजन करोगे तो इतना कम समय में रिवीजन कर सकते हो। तो आपको किताब कापी और दूसरे किसी सोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब पीडीएफ से तो बिल्कुल मत पढ़ा करो, पीडीएफ से हम एकदम एलर्जी रखते हैं, पीडीएफ देते भी नहीं हैं जल्दी। जो चीज़ पीडीएफ देंगे उसी को क्लास नोट्स में बढ़िया से लिखवा दिया जाता है, वो सबसे बेस्ट पड़ता है। अब समझिए, वक्रता त्रिज्या इसको किससे डिनोट करते हैं? इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। किससे? आर से प्रदर्शित करते हैं। अब इस चीज को क्लास में पढ़ रहे हो, देख रहे हो, समझ रहे हो, फिर अपने हाथों से लिख ले रहे हो, बताओ वो चीज कभी भूलेगा? अब पीडीएफ से कितना चीज पढ़ पाओगे आप? कुछ नहीं। आई बात समझ में? अब इसको क्या करिए, आप लोग लिख लीजिए, हम स्क्रीन शॉट मार लीजिए, इसको मिटा के फिर अगला लिखते हैं। ठीक, चलिए बच्चा लोग, अब जो है मुख्य फोकस बचा हुआ और फोकस दूरी बची हुई है, इसको हम आपको समझा देते हैं। सबसे पहले आपको बनाते हैं इस तरीके से, दर्पण बनाते हैं। ठीक है, कौन कौन सा दर्पण? एक मान लेते हैं आपका ये दर्पण है। अभी अगर अंदर की तरफ कलई वलई लगा दिया जाए तो ये कौन सा दर्पण बनेगा? उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। और अगर मान लेते हैं यहाँ पे एक दर्पण है, इसके बाहर की तरफ कलई लगा दिया जाए तो ये कौन सा दर्पण बनता है? अवतल दर्पण। अच्छा, आपको एक ट्रिक बताएं बहुत बढ़िया से। अगर मान लेते हैं किधर कलई लगाना है, आपको कैसे पता चलेगा? कभी कभी आप ऐसे बना दोगे, ऐसे मान लो खींचे, ठीक, तो ऐसे आप बना दोगे, परावर्तक तल इधर हो जाएगा, तो ये बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। आप कैसे आप पता करोगे? हमेशा जब भी कलई लगाना, हमेशा दाहिने तरफ। आई बात समझ में? देखो ये दाहिने तरफ है, इधर बायां है। इसी तरीके से ये देखो इधर बना है तो ये दाहिने तरफ है, इधर बायां है। आपको कभी भी गलती कंफ्यूजन नहीं होगा। हमेशा कलई वलई किसका लगाना? दाहिने तरफ, और परावर्तक तल हमेशा क्या रहेगा? बाएं तरफ। ये क्या है? कलई है, ठीक, ये आपका क्या है? परावर्तक तल है। ये भी आपका कलई है या पालिश है, ये क्या है? आपका परावर्तक तल। तो आपको बताए थे मुख्य अक्ष क्या होता है, इसे एकदम बीचों बीच एक आप लाइन खींच दिए। बीचों बीच है जी, नहीं होगा तो मान लीजिएगा बीचों बीच एक लाइन आप कायदे से खींच दीजिए। तो जब बीचों बीच लाइन खींचोगे तो मान लेते हैं ये आपका ये केंद्र है, थोड़ा सा दूर दूर हम फिगर को दूर कर दिए, ठीक, ये भी आपका क्या है? केंद्र है। तो अब मुख्य फोकस आप, हाँ, यहाँ पे इसमें आपका ये ध्रुव है P, यहाँ पे ये आपका ध्रुव है P, और ये जो दूरी है ये क्या है? R है। ये दूरी क्या है? R है। फिर यहाँ पे ये दूरी क्या है? R है। दोनों दर्पण के लिए बता रहे हैं, उत्तल और अवतल दोनों के लिए, ठीक है। बिल्कुल 1% का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये आपका क्या है? मुखिया अक्ष। ये भी आपका क्या है? इस दर्पण के लिए ये है मुख्य अक्ष। कौन सा है? मुख्य अक्ष। अब मुख्य फोकस समझने के लिए बहुत तामझाम है, और इसको जो है एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। समझिए है क्या? अब इसमें से किरण गुजारा जाएगा, तो अभी हम बस जैसे गुजार रहे हैं किरण, वैसे आप लोग खाली समझिए। उसके बाद फिर हम बाद में जब किरण आरेख गुजरने के नियम बताएंगे तो आपको समझ में आएगा कि काहे कैसे किरण गुजारा गया था। तो होता क्या है, जैसे मान लेते हैं मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष है ना, मुख्य अक्ष के एक समांतर यहाँ पे अगर कोई वस्तु रखी है, यहाँ पे, ठीक, और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पे कोई वस्तु रखी है तो इसकी किरण आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है ना। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से जब दर्पण पे पड़ी तो यहाँ पे क्या होगा? ये बगल जाएगा नहीं, क्योंकि कलई लगा हुआ है, और ये कैसा तल है? परावर्तक तल है। तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर गुजरती है, जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसी को कहते हैं मुख्य फोकस। क्या कहते हैं उसी को? मुख्य फोकस।
अभी परिभाषा पूरा नहीं हुआ। ये तो अवतल दर्पण के लिए हो गया, गुजरती है। अब इसी को उत्तल दर्पण के लिए हम पढ़ते हैं। ऐसे मान लेते हैं उत्तल दर्पण है, तो ये है उत्तल दर्पण। ठीक, यहाँ पे एक वस्तु रखी है, यहाँ पे एक क्या है, वस्तु रखी है। तो बाबू आप बताओ, जब वस्तु इसे आएगी तो ये क्या इस तरफ जाएगी? नहीं जाएगी। तो ये क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी ना। तो प्रतिबिंब उधर कहाँ बनेगा? तो उधर नहीं बनेगा, तो ये इधरियाँ कहीं इस तरीके से आभासी प्रतिबिंब बनाएगी। कौन सा प्रतिबिंब? आभासी प्रतिबिंब। अब इस उत्तल दर्पण के लिए ये मुख्य फोकस हो गया और अवतल दर्पण के लिए ये मुख्य फोकस हो गया। तो एक में गुजरती है और एक में गुजरती हुई प्रतीत है हो रही है। अब ये पूरा परिभाषा बनेगा। देखिए, जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चलती हैं, प्रकाश की किरण यहाँ से आ रही है, मुख्य अक्ष यह है ना, इसके समांतर जा रही है, तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर गुजरती है वही मुख्य फोकस कहलाता है। दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर गुजरती है, या तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर गुजरती हुई प्रतीत होती है। अब पूरा परिभाषा है, गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है, उसी को क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस बोलते हैं। ये एग्जाम में बहुत आता है, इसीलिए इसको थोड़ा सा समय देके बताया है। ठीक है, तो इसका हम लोग परिभाषा लिखते हैं मुख्य फोकस का। लिखिए, जब प्रकाश किरणें जब प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के जब प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं तो दर्पण से कौन सा दर्पण? अवतल उत्तल दोनों हो सकता है। दर्पण से परावर्तन के पश्चात दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है, या गुजरती, यानी यहाँ गुजर रही है, यहाँ गुजरती हुई प्रतीत हो रही है। ठीक है, या गुजरती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को बड़ा है लेकिन बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, इतना आसान भाषा में बताए हैं। उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक, अब मुख्य फोकस समझ लिए, तो फोकस दूरी समझने में 1 मिनट लगेगा। आइए समझते हैं। ये आपका P है, P से C तक जो दूरी मापी गई है वो क्या है? वक्रता त्रिज्या है। तो इस ध्रुव से, इसको ध्रुव लिख लीजिए, इस ध्रुव से जो मुख्य फोकस है उसकी भी दूरी तो मापी जा सकती है। यही होगी है आपकी फोकस दूरी। आई बात समझ में? यानी कि ध्रुव से मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। ऐसे यहाँ समझ लीजिए, ये ध्रुव है, ध्रुव से मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। एक चीज और जान लीजिए, आगे इसको प्रूफ भी करवा देंगे, कि जो आपका वक्रता त्रिज्या r होता है ये फोकस दूरी का दुगना होता है। वक्रता त्रिज्या r जो होता है ये फोकस दूरी का दुगना होता है। वैसे दिख रहा है फोकस दूरी बहुत कम है, वक्रता त्रिज्या उसका डबल के आसपास है। ठीक, वक्रता त्रिज्या r जो होती है ये 1 नंबर में पूछा जाता है, यह बराबर r/2, या तो r बराबर 2f, है ना। यानी कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी है और वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का दुगना है। ठीक, ये चीज रिलेशन आप जानते रहिए। अब फोकस दूरी क्या हो गई? ध्रुव से मुख्य फोकस के बीच की
के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ध्रुव से मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। अब देखो इसको कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, किसको? मुख्य फोकस को कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। अब फोकस दूरी को छोटका एफ से, इसे स्मॉल एफ से, स्मॉल एफ देखो थोड़ा सा इस तरीके से बनाओ ताकि पता चले, एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसको बड़का एफ से, इसको छोटका एफ से। आई बात समझ में? इस तरीके से गोलीय दर्पण के बारे में आप पढ़ लिए और गोलीय दर्पण से संबंधित जितनी भी परिभाषाएं होती हैं छोटी छोटी वो सब पढ़ लिए। और मुख्य अक्ष काफी इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई 1 नंबर या 2 नंबर में पूछा जाता है। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। कल वाले क्लास में हम पढ़ेंगे किस तरीके से अलग अलग जगह पे वस्तु को रखेंगे और उसका प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनेगा। कल वाला क्लास आज वाले क्लास से भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, वो इसलिए क्योंकि वहां से 6 स्थितियां होती हैं। 6 स्थिति में से कोई ना कोई एक स्थिति पूछ लिया जाता है कि वस्तु प्रतिबिंब जो वस्तु है वो फोकस पे रखा जाए, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। या तो पूछ लिया जाएगा कि फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखा जाए। यानी कि 6 स्थितियां देखिए। मान लेते हैं यहाँ पे ये अनंत है, तो अनंत पे रखेंगे, कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, कैसा बनेगा, प्रकृति बताना रहेगा। या तो वक्रता केंद्र और इसके बीच में जैसे यहाँ रखा हुआ है क्या बनेगा, या तो वक्रता केंद्र पे रखेंगे, या तो फोकस दूरी और वक्रता केंद्र पे रखेंगे, या तो फोकस दूरी पे रखेंगे, या तो पी और एफ के बीच में रखेंगे। तो ये क्या है, 6 जगह हम रखेंगे, 1 2 3 4 5 6। हाँ यहाँ पे हो गया। इस तरीके से 6 जगह हम रखेंगे, तो 6 जगह रखेंगे, कहाँ कहाँ प्रतिबिंब बनेगा उसी को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, भाई दोनों एक ही है, सी और एफ के बीच में कहीं एक जगह। एक ये हो गया, एक 2 हो गया, और ये 3 हो गया, ये 4, ये 5, ये क्या हो गया 6। टोटल 6 स्थिति बनेगी अवतल दर्पण की, और जो उत्तल दर्पण है उसकी 2 ही स्थिति बनेगी। तो उन 6 2 8 स्थितियों में से कोई ना कोई 2 स्थिति आपके एग्जाम में जरूर आता है। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। आपको एक एक चीज़ें समझ में आया होगा। किसी भी प्रकार का डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, हम आपका रिप्लाई ज़रूर देंगे। और इसके बाद फिर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ पाइए। ठीक है, ताकि सबका भला हो। और इसके बाद फिर मिलते हैं कल। जय हिंद बच्चों।